गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। चलिए अब तक बना था कक्षा 12 का पहला वीडियो। अब हम देखा आव्यूह के बारे में, बताया कि आव्यूह होता है क्या है, आव्यूह को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है आपका। अब चलिए अब आपको हम बताएंगे आव्यूह के प्रकार, यानी कि देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है आव्यूह। ठीक ना, आप पहले देख लेते हैं आव्यूह का। आव्यूह के प्रकार, ठीक। चलिए चलते हैं। आव्यूह आपका देखिए पहला तो होता है एक स्तंभ आव्यूह, ठीक, स्तंभ आव्यूह। दूसरा आपका होता है पंक्ति आव्यूह। तीसरा आपका होता है वर्ग आव्यूह। चौथा आपका होता है विकर्ण आव्यूह। पांचवा आपका होता है अदिश आव्यूह। छठवां आपका होता है तत्समक आव्यूह। सातवां आपका होता है शून्य आव्यूह। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए आव्यूह का प्रकार आज बताया जाएगा आपको। आव्यूह के प्रकार में देखिए ये आपका 7 प्रकार का होता है, ठीक। पहला तो स्तंभ आव्यूह, ठीक। दूसरा आपका हो गया पंक्ति आव्यूह। तीसरा वर्ग आव्यूह। चौथा विकर्ण आव्यूह। पांचवा अदिश आव्यूह। छठवां तत्समक आव्यूह। सातवां आपका हो गया शून्य आव्यूह। चलिए ठीक है, देखते हैं एक एक के बारे में आपको बताएंगे पूरा डिटेल। देखिए स्तंभ आव्यूह होता क्या है, पहले हम चर्चा करेंगे स्तंभ आव्यूह का, ठीक। स्तंभ आव्यूह देखिए, स्तंभ देखिए नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। नाम से स्तंभ आव्यूह यानी कि वह आव्यूह जिसका केवल एक स्तंभ हो। विकर्ण पंक्ति कितने भी हो चलेगी, वह आव्यूह जिसका केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे देखिए 5 2 3, देखिए ये आपका देखिए कितने कोटि की आव्यूह, इसकी कोटि क्या है बताइए। कोटि के बारे में आपको बताया गया था, इसकी कोटि क्या है 4x1 की कोटि, यानी कि जिसमें केवल एक ही स्तंभ रहेगा क्या कहलाएगा, वो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, ठीक। उसी प्रकार आज ये इसमें पंक्ति आव्यूह में सेम नाम सही हो जा रहा है इसमें, जिसमें केवल एक पंक्ति रहती है, जिसमें केवल एक पंक्ति रहती है, जिसमें केवल एक पंक्ति रहती है वो क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। यानी कि जिसमें देखिए जिसमें एक स्तंभ रहेगा स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, जिसमें केवल एक ही पंक्ति रहेगी वह पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, ठीक। या फिर इसकी कोटि क्या है 1x4 की। देखिए इसमें कोटि जो होती है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, वो क्या रहेगा आपका स्तंभ आव्यूह रहेगा। ये आपका क्या है जिसमें 1x4 करेंगे, जिसमें 1 रहेगा पंक्ति की संख्या, वो क्या रहेगा आपका पंक्ति आव्यूह रहेगा, ठीक। चलिए आपको स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह के बारे में समझ गए आप लोग। चलिए अब चलते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह देख लीजिए क्या होता है। देखिए वर्ग आव्यूह, वर्ग से ही इसके नाम से ही आप बता सकते हैं कि वर्ग का मतलब कि जिसमें वर्ग क्या आता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है, ठीक। इसमें वर्ग देखिए जिसमें कोटि समान रहेगी। जैसे मान लीजिए कोटि अगर ये आपका 2 3 5 7, ये देखिए इसकी कोटि क्या है, यानी कि जितने स्तंभ है और इसमें जितने स्तंभ है उतने आपकी पंक्ति है। यानी कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर रहेगी वो क्या रहेगा आपका वर्ग आव्यूह का रहेगा, ठीक ना।
वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर रहेगी वो क्या कहलाएगा? आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक, यानी इसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 2 की कोटि है। या कह सकते हैं 3 गुणे 3 कोटि, 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह। इसको भी कह सकते हैं कि वर्ग आव्यूह है। या कह ले 4 गुणे 4 की कोटि। अगर कोई मान लीजिए लिखा है आपका 5 गुणे 5, यानी ये साइड देखिए आपको क्या वर्ग आव्यूह का ये उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं अगला, यानी कि 3 टॉपिक आप समझ गए। स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि वह आव्यूह, वर्ग आव्यूह में वह आव्यूह जिसमें कोटि की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या बराबर होती है वो क्या कहलाता है? आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब बारी आती है आपकी विकर्ण आव्यूह की, ठीक है ना? विकर्ण, देखिए विकर्ण क्या होता है। विकर्ण आव्यूह देख लीजिए। विकर्ण देखिए, विकर्ण आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वर्ग का आप क्या खींचते हैं? विकर्ण खींचते हैं ना, उसी प्रकार इसमें भी विकर्ण आव्यूह में देखिए, विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें उसकी विकर्ण के केवल विकर्ण के ही अवयव हो, यानी कि विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव शून्य हो। जैसे मान लीजिए 3 2 0 0 5, आप देखिए ये आप देख रहे हैं एक आव्यूह, यानी कि विकर्ण आव्यूह अगर पहचानना है विकर्ण आव्यूह, ये तो मान लीजिए विकर्ण आव्यूह पूरे जितने भी विकर्ण आव्यूह होंगे प्रत्येक आव्यूह वर्ग आव्यूह होंगे, लेकिन इसकी कोटि क्या है? 3 गुणे 3 कोटि की है, ठीक है? 3 गुणे 3 गुणे, यानी कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक, मतलब देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है इसमें, देखिए विकर्ण की वैल्यू क्या, देखिए इसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू क्या आपस में 0 दी गई है। ये देखिए आपका विकर्ण आव्यूह हो गया। या तो 3 गुणे 3 कोटि का होगा, या तो 2 गुणे 2 कोटि का होगा, या तो 4 गुणे 4 कोटि का हो सकता है, 5 गुणे 5 हो सकता है। यह 3 गुणे 2 कोटि का नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि नहीं, क्यों नहीं हो सकता? देखिए 3 गुणे 3 कोटि का करेंगे अगर 3 स्तंभ हो जाएंगे आपके, 3 पंक्ति हो जाएंगे। ये देखिए 3 गुणे 3 कोटि का, इसका विकर्ण आप नहीं कर सकते। विकर्ण 1 को लेंगे कि 7 को लेंगे? बताइए कि ये भी तो हो सकता है विकर्ण में। यानी कि विकर्ण आव्यूह वही होगा, यानी कि विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह पे डिपेंड करेगा, यानी कि वर्ग प्रत्येक विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है, ठीक ना? यानी कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह नहीं कर सकते, मगर प्रत्येक विकर्ण आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कर सकते हैं, ठीक ना? चलिए, यानी कि वे आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण के अवयव हो, बाकी विकर्ण को छोड़कर अदर जो है अन्य अवयव हैं वो क्या हो? 0 0, ठीक? अब चलिए देखते हैं ये अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह वो होता है, देखिए वह आव्यूह यानी वह विकर्ण आव्यूह, यानी कि प्रत्येक विकर्ण आव्यूह के अंदर वह विकर्ण आव्यूह जिसके अवयव समान हो, विकर्ण के अवयव समान। जैसे मान लीजिए ये आपका 1 है, 2 0 0 0 2 0 0 2, देखिए ये आपका विकर्ण आव्यूह है, ये आपका देखिए विकर्ण आव्यूह भी है, ठीक ना? मगर इसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह, ठीक ना? इसे क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या है कि इसके विकर्ण के अवयव क्या है? आपस में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ठीक ना? इसमें देखिए इसे आप क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। अब प्रत्येक विकर्ण आव्यूह को, यानी कि देखिए इसे अदिश आव्यूह, यानी प्रत्येक अदिश आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, क्योंकि देखिए विकर्ण आव्यूह में, विकर्ण आव्यूह क्या होता है कि इसमें विकर्ण के अवयव छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या रहते हैं? 0 रहते हैं। और वही आ जाएंगे अदिश आव्यूह में, तो इसके विकर्ण की वैल्यू क्या होगी? हर स्थान पे क्या होगी? ये बराबर होगी, ठीक ना? प्रत्येक स्थान इसकी वैल्यू बराबर होगी। हाँ, ये भी ध्यान है कि इसकी कोटि इक्वल होनी चाहिए, n गुणे n कोटि की होनी चाहिए। जितना स्तंभ होना चाहिए उतना पंक्ति भी होना चाहिए, ठीक ना? ये चीज आप समझ गए। चलिए अब चलते हैं तत्समक आव्यूह में। तत्समक आव्यूह सेम होता है, ये भी इसी प्रकार होता है, बस उसके जो विकर्ण अवयव होता है वो केवल एक एक रहता है। तत्समक आव्यूह देख लीजिए, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह हमारे 1
ये देखिए ये आपका क्या हो गया तत्समक आयु। तत्समक आयु हमेशा अगर 3 × 3 कोटि का है तो तत्समक आयु का रूप ऐसा होगा, ठीक, क्योंकि इसके विकर्ण का हमेशा एक होंगे, ठीक ना। अगर यह 2 × 2 कोटि का है तो आपका ऐसा हो जाएगा तत्समक आयु। ये पर देखिए 2 × 2 कोटि का एक तत्समक आयु, इसके विकर्ण हमेशा क्या रहेंगे, वह आयु जिसके केवल विकर्ण एक ही हो, केवल एक विकर्ण हो, यानी कि एक विकर्ण हो, क्या कहलाएगा आपका तत्समक आयु। वह विकर्ण आयु जिसके अवयव, जिसके विकर्ण के अवयव समान हो, वो क्या आपका कहलाएगा अदिश आयु, ठीक। और वह आयु जिसके विकर्ण केवल विकर्ण के ही अवयव दिया रहेगा, वो क्या कहलाएगा आपका विकर्ण आयु कहलाएगा, ठीक। आपका अदिश आयु में क्या होता है, ये दोनों सारे समान होते हैं। अगर यहाँ पे आपका कड़ी में 3 लिखा हुआ तो ये भी कड़ी में 3 होगा, ठीक। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा अदिश आयु। तत्समक आयु का विकर्ण में सारे अवयव क्या होते हैं, एक एक होते हैं, ये किससे क्या कहते हैं तत्समक आयु कहते हैं। अब चलिए आती है बारी शून्य आयु की। शून्य आयु देखिए क्या होता है, शून्य आयु में प्रत्येक अवयव क्या होते हैं 0 0 होते हैं, ठीक। देखिए ये आपका शून्य आयु हो गया 0 0 0, ये क्या हो गया आपका शून्य आयु हो गया। यानी कि देखिए आपको आयु का प्रकार बता देगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए एक बार और इसे रिपीट कर देते हैं। देखिए अभी स्तंभ आयु को बताइए, एक बार और फिर रिपीट कर दे रहे हैं। स्तंभ वे आयु जिसके केवल एक ही स्तंभ हो, जिसके केवल क्या हो, केवल एक ही स्तंभ हो, वो स्तंभ आयु कहलाता है, ठीक ना। अब चलिए पंक्ति आयु, वे आयु जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ में कितने भी हो सकते हैं, केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आयु कहलाएगा। वर्ग आयु, वह आयु जिसकी कोटि n × n की होती है, यानी कि जितने स्तंभ होंगे उतने ही पंक्ति, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, वो क्या कहलाएगा आपका वर्ग आयु कहलाएगा, ठीक। चलिए विकर्ण आयु, वे आयु जिसमें विकर्ण के केवल अवयव हो, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो 0 हो, वो क्या कहलाएगा आपका विकर्ण आयु कहलाएगा। जैसे मान लीजिए विकर्ण आयु का एक उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए ये आपका क्या होगा, ये विकर्ण आयु हो गया, ठीक ना। ये आपका क्या होगा, ये विकर्ण आयु हो गया। इसमें देखिए विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या है 0 है, ये आपका विकर्ण आयु होगा। इसी प्रकार आ जाएंगे हम अदिश आयु पे, किस पे आ जाएंगे अदिश आयु। अदिश आयु में क्या होता है कि इसके विकर्ण इसी इसमें भी वही स्थिति है, इसमें भी विकर्ण के अवयव होंगे, मगर कंडीशन ये है कि विकर्ण के अवयव जितने भी होंगे सारे एक दूसरे आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसमें देखिए अदिश आयु में क्या होता है, इसके विकर्ण के ही अवयव मिलेंगे आपको, मगर जो भी ये मिलेंगे विकर्ण के अवयव ये एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, यानी कि केवल अगर आपका √3 है तो पूरा 3 रहेगा आपका, ठीक। ये आपका हो जाएगा अदिश आयु का उदाहरण। अब चलते हैं तत्समक आयु। तत्समक आयु का उदाहरण ले लेते हैं। तत्समक आयु वे आयु होते हैं जिसका विकर्ण केवल एक होता है, केवल एक नहीं, मतलब एक एक होते हैं, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक ना। देखिए इसका उदाहरण ले लेते हैं। ये देखिए ये आपका तत्समक हो गया। हाँ ये तीनों में एक कंडीशन ये है कि ये भी आपका n × n कोटि का होना चाहिए, ये भी n × n कोटि का, ये भी n × n कोटि का। इस n × n का मतलब जितना आप जितने पंक्ति होंगे उतने स्तंभ की संख्या होनी चाहिए, इसमें जितने पंक्ति होंगे उतने स्तंभ की संख्या होनी चाहिए, इसमें जितने पंक्ति होंगे उतने स्तंभ की संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। अब चलिए तत्समक आयु आप लोग जान गए। शून्य आयु देख लीजिए, शून्य आयु, शून्य आयु क्या होता है, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो शून्य हो, शून्य आयु कहलाता है। जैसे मान लीजिए 0 0 0, ये देखिए शून्य आयु ये भी हो गया, शून्य आयु ये भी हो गया। यानी कि आपको सारा का सारा प्रकार बता दिया गया, ठीक ना। आयु के प्रकार में
स्तंभ आव्यूह बताया गया, पंक्ति, ये सारा आप समझ गए, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो प्रत्येक तत्समक आव्यूह होगा, प्रत्येक तत्समक आव्यूह को आप विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, और तत्समक आव्यूह को आप अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं, ठीक। क्योंकि देखिए इसमें विकर्ण आव्यूह का कंडीशन क्या है, इसमें केवल विकर्ण के अवयव होते हैं, इसमें देखिए विकर्ण के अवयव, इसलिए इसे विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। अदिश आव्यूह क्या है, अदिश आव्यूह को विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, समान हो, जिसके भी इक्वल, इसलिए इसे अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं, ठीक। अब चलिए इसमें अदिश आव्यूह देखिए, अब अदिश आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। कंडीशन क्या है विकर्ण आव्यूह का, जिसमें केवल विकर्ण के अवयव होने चाहिए ना, देखिए विकर्ण का अवयव है इसमें, इसीलिए इसे हम अदिश आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। मगर प्रत्येक विकर्ण आव्यूह को ना तो हम अदिश कह सकते हैं, ना तो तत्समक कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये आपको बता दिया गया। अब अगला स्टेप आता है आपका आव्यूह की समानता, यानी कि दो आव्यूहों का समान करके समानता देखेंगे, कब दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं आव्यूह की समानता। अभी आप लोगों ने आव्यूह का प्रकार पढ़ा, ठीक ना। अब आव्यूह की समानता देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो आव्यूह का कंपैरिजन करेंगे, कब समान होंगे। जैसे मान लीजिए दो आव्यूह हैं, एक आव्यूह आपका aij, दूसरा आव्यूह आपका bij, ठीक। अब देखिए ये दोनों आव्यूह कब इक्वल होंगे, देखिए इक्वल होने का कंडीशन क्या है कि दोनों की कोटि इक्वल होनी चाहिए। अगर इसकी कोटि m गुणे n की है तो इसकी भी कोटि m गुणे n की होनी चाहिए, ठीक ना। और a का प्रत्येक अवयव, इसका प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के बराबर होना चाहिए, ठीक। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक देखिए, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि आव्यूह कब समान होंगे, यानी कि जब a का प्रत्येक अवयव, यानी कि a की जितनी कोटि है उतनी ही b की भी कोटि होनी चाहिए। अगर यह m गुणे n कोटि का है तो यह भी m गुणे n कोटि का होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 5 4 3 2, 5 4 3 2। देखिए ये दोनों, देखिए दो, इसकी कोटि क्या है, देखिए 2 गुणे 2 कोटि है, इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 की कोटि है, ठीक ना। अब देखिए इसका प्रत्येक अवयव आपस में क्या है, ये देखिए ये आप भी कर सकते हैं, दोनों आव्यूह समान, ठीक ना। देखिए इसका प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव बराबर है। इसका देखिए ये 11 की वैल्यू क्या है, 5 है तो इसकी वैल्यू 5, ये 4 है तो इसकी भी 4, ये 3 है तो ये क्या है, 3। दो इसे क्या है, ये दोनों आव्यूह आपस में क्या है, ये दोनों बराबर है, ठीक ना। यानी कि दोनों आव्यूह के समान क्या होंगे, यानी कि कह सकते हैं पहला कंडीशन ये है कि दोनों की कोटि इक्वल होनी चाहिए और a का प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के बराबर होना चाहिए, ठीक। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें ऐसे क्वेश्चन मिल गया, x + 1 5 ठीक 7 10 इज इक्वल टू 9 5 y + 2 10। ये देखिए कह दिया यहाँ पे कि एक आव्यूह ये है और एक आव्यूह ये है, ये दोनों आव्यूह आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप इसमें x और y की वैल्यू बताइए, ठीक ना। ये बताइए इसकी भी कोटि समान, इसकी भी कोटि समान, यानी कि दोनों आव्यूह आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका प्रत्येक संगत अवयव आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 देख लीजिए, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10, ठीक ना। अब देखिए अब निकालना है x की वैल्यू, तो यह अवयव इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए x + 1 के बराबर क्या होगा, 9 होगा कि नहीं होगा, +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x = क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया, ठीक। x की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 7 के बराबर क्या है आपका, y + 2 है, 2 को इधर करेंगे 7 - 2 = y, यानी कि कह सकते हैं y = 5। देखिए y का मान कितना है आपका, 5 मिल गया, x की वैल्यू 8 मिल गई। इस तरह से आप क्या करते हैं, अगर आव्यूह का समान दे देगा तो लगा लेंगे। अब चलिए आप अपने बुक से प्रश्नावली 3.1 पूरा हल कर लीजिएगा। इसमें जो भी कुछ आएगा दिक्कत आपको अगले 20 वीडियो के अगले पार्ट में आपको बता दिया जाएगा। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 था, इसके अगले पार्ट में बता दिए, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो बता दिया जाएगा, इसे आप हल करके
ट्राई कर लीजिएगा। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे हम छोड़ दें, ठीक ना। ट्राई कीजिएगा 2 से 3 बार, लग जाएगा जरूर, पूरा का पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। अगर आप यहाँ पहला और दूसरा वीडियो देखे होंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए बस इतना रह देते हैं, धन्यवाद।